प्रिय छात्रों, आज हम नागरिक शास्त्र पाठ्यक्रम का द्वितीय प्रश्न पत्र के प्रथम पाठ का अध्ययन करेंगे। ऐसा कि आप जानते हैं कि इसका अध्ययन हम लोग पहले से करते आए हैं, तो इसका अगला सिलेबस जो हमारे पाठ्यक्रम दिया गया है, देशी रियासतों का भारत में विलय, आज हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए हम आप देखें कि भारत में देशी रियासतों का एकीकरण कैसे किया सरदार पटेल ने। भारत 15 अगस्त 1947 को स्वाधीन हुआ। उस स्वाधीनता के अवसर पर मध्य रात्रि में हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश को संबोधित किया था। उस संबोधन को भाग्यवधू की चिर परिचित भेंट के नाम से जाना जाता है। उस संबोधन में अनेक समस्याओं का उन्होंने जिक्र किया था, जिसमें देशी रियासतों का भारत में एकीकरण एक ज्वलंत समस्या थी। उसके कारण थे कि धार्मिक आधार पर देश का विभाजन हो गया था, सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, भारी मात्रा में जनता के विस्थापन हो रहा था और देशी राजाओं की अलगाववादी महत्वाकांक्षाएं बलवती हो रही थी। ऐसे माहौल में नवस्वाधीन देश भारत में देशी रियासतों का मिलाना एक बहुत कठिन कार्य था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट में दो तरह के प्रांत थे, जैसा कि जानते हैं। एक थे ब्रिटिश प्रांत, जो पूरी तरह से आंतरिक और बाह्य पूरी तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट से गवर्न होते थे। दूसरे प्रकार के प्रांत थे देशी रियासत। इनकी संख्या लगभग 565 के आसपास थी, जो बाहरी रूप से तो ब्रिटिश गवर्नमेंट से गवर्न होते थे, जिन्हें पैरामाउंटेसी कहा जाता था, लेकिन आंतरिक रूप से देशी रियासतों के आंतरिक भाग में देशी राजाओं का जो है शासन चलता था। जब भारत स्वाधीन हुआ, भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने अपनी पुस्तक इंडिया आफ्टर गांधी में लिखा है कि आज़ादी के पूर्व ही देशी रियासतों के एकीकरण का कार्य शुरू हो चुका था। 27 जून 1947 को सरदार पटेल के सरपरस्ती में वायसराय ने स्टेट विभाग की स्थापना की थी। सरदार पटेल ने अपने सहयोगी रूप में उस वक्त के चतुर कूटनीतिज्ञ बीपी मेनन को अपने साथ रखा था। इन दो योग्य पुरुषों की जोड़ी ने भारत में देशी रियासतों का एकीकरण जिस अद्भुत कूटनीति साहस से किया, वह जो है अनुकरणीय है। तो प्रायः देशी रियासतों के एकीकरण के लिए सरदार पटेल ने एक विलय पत्र तैयार करवाया, जिसे इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एक्सेशन कहा जाता है। उस पर दस्तखत करने वाले देशी राजा का विलय भारत में माना जाता था। तो विलय पत्र तैयार करने के बाद ये सरदार पटेल ने 5 जुलाई 1947 को 3 शर्तों के साथ देशी राजाओं को भारत में विलय करने का न्योता दिया। वो 3 शर्त थी: भारत बाह्य शासन करेगा, प्रतिरक्षा उसके पास रहेगा और संचार साधन रहेगा। बाकी से सारे अधिकार, राजस्व आदि सब देशी राजाओं के पास रहेंगे। बदले में देशी राजाओं को प्रीपर्स जैसी सुविधाएं भी भारत मुहैया कराएगा। इन शर्तों के साथ देशी राजाओं को सरदार पटेल ने 5 जुलाई 1947 को न्योता दिया। अपेक्षित मीटिंग में सारे देशी राजा आए। उस मीटिंग में वायसराय ने देशी राजाओं को संबोधित किया और बताया कि इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट पास हो गया है। इसके कारण आज से देशी राजा और भारत स्वाधीन हो गए हैं। आप लोगों के पास 3 विकल्प है: या तो आप भारत में विलय कर लें, अथवा पाकिस्तान में मिल जाए, अथवा आप स्वयं आज़ाद रह सकते हैं। और उन्होंने ये चेतावनी भी दी कि आप लोग अर्थात देशी राजागण, आप लोग भारत से भाग नहीं सकते और अब
महारानी भी आपकी सहायता करने नहीं आएगी। इसलिए सोच समझ करके आप निर्णय करें। परिणाम यह हुआ कि 15 अगस्त 47 के पहले लगभग सभी देशी राजाओं ने भारत में विलय का हस्ताक्षर कर दिया और भारत के अभिन्न अंग बन गए। किंतु कुछ राज्यों ने जैसे मणिपुर, जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर ने विलय पत्र पर दस्तखत करने से आनाकानी की। आइए हम देखते हैं इन्हीं दस्तखत न करने वाले राज्यों का एकीकरण सरदार पटेल ने कैसे किया। वैसे हम जानते हैं 1928 में सरदार पटेल को बारदौली के किसानों ने सरदार की उपाधि दी थी। वल्लभ भाई पटेल को सरदार तभी से कहा जाता है। लेकिन इसके आगे जिस ढंग से सरदार पटेल ने देशी रियासतों का एकीकरण भारत में किया, उसके कारण उन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। बिस्मार्क वो शख्सियत था जो प्रथम विश्व युद्ध के पहले तक उसकी यूरोप में तूती बोलती थी। उसने केवल जर्मनी का एकीकरण किया और पटेल ने तो 565 रियासतों का एकीकरण किया। इसलिए उनसे ज़्यादा जिम्मेदारी और अद्भुत सूझबूझ का कार्य सरदार पटेल द्वारा किया गया है। तो आइए हम देखते हैं मणिपुर राज्य का भारत में विलय कैसे हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के तत्काल बाद सन 47 में ही मणिपुर के राजा बोधचंद सिंह ने भारत में विलय पर हस्ताक्षर कर दिया। बोधचंद सिंह ने भारत में विलय पर दस्तखत कर दिया, विलय पत्र पर। किंतु वहाँ की जनता ने बगावत कर दी। परिणाम यह हुआ जून 48 में राजा बोधचंद ने मणिपुर में विधानसभा का चुनाव करवाया। उस चुनाव के बाद जो नवीन विधानसभा सिद्ध हुई बनी, उसमें विलय को लेकर भारी गतिरोध उत्पन्न हुआ। इस गतिरोध के पृष्ठभूमि में, इस गतिरोध के जद्दोजहद में राजा बोधचंद ने पुनः 1949 में, जून 1949 में भारत में विलय पर हस्ताक्षर कर दिया और मणिपुर भारत का अभिन्न अंग बन गया। अगला प्रांत है जूनागढ़। जैसा कि हम जानते हैं जूनागढ़ भारत के पश्चिमी इलाके का एक बड़ा राज्य था। यहाँ की आबादी 80% हिंदू थी, किंतु शासक मुस्लिम महावत खां तृतीय नवाब थे। परिणाम यह हुआ शासक मुस्लिम था तो शासन के महत्वपूर्ण पदों पर मुस्लिम ही शासन कार्य देख रहे थे। ऐसे में जूनागढ़ का भारत में विलय करना एक ज्वलंत समस्या थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने सन 47 में दूरगामी परिणाम के लक्ष्य से जूनागढ़ के दीवान अल्लाह बख्श खां को आंतरिक विद्रोह में अवदस्त करा दिया। आंतरिक अविश्वास में, आंतरिक प्रशासन के अविश्वास में उनको अवदस्त करा दिया और बड़े ही सूझबूझ से पंजाब प्रांत के मुस्लिम लीग के नेता शाहनवाज भुट्टो को दीवान बना दिया। जब शाहनवाज भुट्टो जूनागढ़ का दीवान बन गया तो उसने नवाब पर दबाव बनाने लगा कि वह पाकिस्तान में विलय की घोषणा करे। परिणाम यह हुआ कि 14 अगस्त 1947 को जूनागढ़ के नवाब ने शाहनवाज भुट्टो के दबाव में यह घोषणा ऐलान किया कि जूनागढ़ पाकिस्तान में विलय करते हैं और एक पत्र जिन्ना को भेज दिया। जिन्ना ने उस पत्र को 1 महीने तक छिपाए रखा और कोई जवाब नहीं दिया। ठीक 1 महीने के बाद 13 सितंबर 1947 को मोहम्मद अली जिन्ना ने एकाएक उस पत्र और जूनागढ़ को पाकिस्तान में विलय की घोषणा की। जिन्ना की इस घोषणा से सरदार पटेल उखड़ गए और उन्होंने तत्काल ब्रिगेडियर गुरदयाल सिंह को भेजकर जूनागढ़ के 2 महत्वपूर्ण प्रांत मांगरडोल और बाबरियावाड़ को कब्जा कर लिया। महावत खां तृतीय ने, जो जूनागढ़ का नवाब था, बहुत छाती पीटा, बहुत हल्ला मचाया, बहुत शोरगुल किया, लेकिन जनता ने उसका साथ नहीं दिया। इधर सरदार पटेल ने कूटनीतिक चाल से
जूनागढ़ के दीवान शाहनवाज भुट्टो को मिलाना चाहा। उन्होंने समझाया कि जूनागढ़ चारों तरफ से भारतीय प्रांतों से घिरा हुआ है। उसके अलावा यहाँ पर अधिकांश आबादी 80% जो है हिंदुओं की है। इस लिहाज से जूनागढ़ का पाकिस्तान में विलय होना व्यवहारिक कठिनाई है। शाहनवाज भुट्टो ने दबी जुबान से सरदार पटेल के कहने पर जनमत संग्रह करने के लिए राजी हो गया, लेकिन बाद में वह मुकर गया। फिर सरदार पटेल ने कूटनीति चाल चलते हुए महाराष्ट्र में समरदास गांधी को, जो महात्मा गांधी के पोते थे, उनके नेतृत्व में महाराष्ट्र में जूनागढ़ की सरकार बनाई और उस सरकार के माध्यम से जूनागढ़ में भेज करके एक विद्रोही आंदोलन चलवाया। इसके पीछे सरदार पटेल काम कर रहे थे और परिणाम हुआ, जब आंदोलन तीव्र हुआ तो जूनागढ़ का नवाब महावत खां तृतीय कराची भाग गया। उसके कराची भागने से सरदार पटेल ने दीवान शाहनवाज भुट्टो को दबाव बनाया और शाहनवाज भुट्टो ने यह निर्णय लिया उसने कि जूनागढ़ पाकिस्तान में विलय नहीं होगा और उसने घोषणा की कि जूनागढ़ का भारत में विलय होगा। उसके घोषणा से ही सरदार पटेल ने जूनागढ़ में सेना भेजकर कब्जा कर लिया। पटेल के इस कृत्य से माउंटबेटन नाराज हो गए। माउंटबेटन को खुश करने के लिए सरदार पटेल ने जूनागढ़ में जनमत संग्रह करवाया, जिसमें 90% जनता ने भारत में विलय का समर्थन किया। परिणामतः 20 फरवरी 1948 को जूनागढ़ भारत का अभिन्न अंग बन गया। तो हम इन दो देशी रियासतों के एकीकरण के बाद हम कल जो है देखेंगे कि हैदराबाद और जम्मू कश्मीर किस तरह से सरदार पटेल ने भारत में विलय करवाया। आज इतना ही, धन्यवाद।